नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। तो आज हम लोग एक लंबे समय के बाद इतिहास का लेक्चर एक नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग इतिहास में बात किए थे, एंसेंट हिस्ट्री पे एक तरफ हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने साथ ही साथ मेडिएवल हिस्ट्री की भी शुरुआत की थी और इसके अलावा हमने हिस्टोग्राफी का सेक्शन भी स्टार्ट किया था। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी वीडियोज़ चैनल पे अब तक पढ़ाए गए हैं उन तमाम सारे टॉपिक को आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आप मेडिएवल पे देख सकते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे मूल तौर पे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यदि आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत पर ही हम लोग बात कर रहे थे। तो आज का लेक्चर भी हम लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री पे ही होने वाला है, दिल्ली सल्तनत को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग हिस्टोग्राफी पे बात कर रहे थे जिसमें लगभग 15 से 20 लेक्चर्स हम लोगों ने किया था। तो यदि आपने इस सेक्शन को नहीं देखा है तब आप इसको भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का बेसिकली दिल्ली सल्तनत पे होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए दिल्ली सल्तनत। और चूंकि एक लंबे समय तक हम लोगों ने इतिहास का लेक्चर नहीं किया, क्योंकि जब इंसान शहर बदलता है तो तमाम सारी चीज़ें एक बार फिर से नए तरीके से व्यवस्थित करनी होती है। हालांकि अभी भी यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी संसाधन है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी में क्लास को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा जगह पे आ गया हूँ कि अब यहाँ पे वाईफाई का भी व्यवस्था नहीं है। तो यदि आप वीडियो बना भी लेते हैं देना वीडियो अपलोड कैसे करेंगे। और पिछले 1 महीना से लगभग 1 से 2 महीना से लगातार मैं, चाहे एयरटेल का हो या फिर जियो फाइबर का हो, मैं सभी को संपर्क कर रहा हूँ कि वो आकर के जल्दी से लगा दे, तब तो आगे क्लास हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि अब तो पढ़ना तो है ही। ठीक है, अब नया साल भी आने वाला है और जुलाई में एग्ज़ाम भी हम लोग का होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो मर्ज हुआ था, उसी तरीके से अगला एग्ज़ाम भी होगा वह पूरी तरीके से मर्ज ही होने की संभावना है। मतलब 90 से 95% मान के चलो कि मर्ज ही होगा। और यदि रेयर केस में यदि यूजीसी का या एनटीए का मन बहक जाए तो हो सकता है वो अलग अलग करा ले, लेकिन कहाँ से करा सकता है। जनवरी तो ऑलरेडी आ चुका है और उसके बाद जून में एग्ज़ाम लेना है, तो 6 महीना में वो 2 एग्ज़ाम करा नहीं सकते। इतना भी भारत के लोग जो है ना, इतना भी एक्टिव नहीं है कि 6 महीना में 2 एग्ज़ाम करा लें, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पे, राइट। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, डेट जो भी हो आप लोग लिख सकते हैं खुद से। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव दिख रहा है ना, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब चूंकि यहाँ पे बोर्ड भी नया है, मार्कर भी नया है, तो अभी उस तरीके से ये मतलब चल भी नहीं रहा इस पर, तो थोड़ा सा देखने में आपको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आप लोग पहले ही हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, इसको स्टार्ट तो करना ही होगा, तभी तो इस पे काम आगे बढ़ेगा। तो देखिए अभी पूरी तरीके से मीट भी नहीं रहा है, मतलब गंदा ही हो जा रहा है बोर्ड। हो सकता है, लगता है मेरे ख्याल से ख़राब क्वालिटी वाला उसने दे दिया, पैसा अच्छा क्वालिटी वाला लेकिन ख़राब क्वालिटी वाला शायद दे दिया है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो यदि हम लोग मोटे तौर पे माने तो थोड़ा सा हम लोग यदि रिवीजन कर लें तो हम लोग इसको देखेंगे कि यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत में हम लोग आते हैं तो 5 डायनेस्टी थे हमारे पास। एक डायनेस्टी जिसे स्लेव भी कहते हैं या गुलाम डायनेस्टी, और दूसरा जो था हमारे पास वो था खिलजी डायनेस्टी, और तीसरा हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी, और चौथे नंबर पे पढ़े थे हम लोग सैयद डायनेस्टी। पढ़े नहीं थे, सैयद डायनेस्टी का लेक्चर जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री का अभी भी बाकी है आप लोगों का। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लास लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, एक उधर से भी चलेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला और एक इधर से भी चलते रहेगा। और लास्ट का था जो लोदी डायनेस्टी था, जिसके बारे में भी हम लोग बात नहीं किए थे।
तो हम लोग तुगलक डायनेस्टी पे दूसरा लेक्चर कर करके हम लोग रोक दिए थे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं क्लियर हुआ है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, दिल्ली सल्तनत के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मेरे ख्याल से 12 या 13 वीडियो जो होंगे दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे होगा, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। लेकिन इसका क्या काम है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे कर करके नए नए शासक आते हैं, और जैसे जैसे शासक आते जाते हैं उतना ही दिल्ली सल्तनत जो है धीरे धीरे कर करके मजबूत होता चला जाता है। तो शुरुआती दौर में यदि आप देखेंगे कि इल्तुतमिश चल करके आते हैं, तो इल्तुतमिश अपने दौर में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में और भी नए नए शासक जो आएंगे वो अपने हिसाब से अलग अलग विभाग की स्थापना करते चलेंगे। लेकिन इन सब में कॉमन जो चीज़ होगा वो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक रिवेन्यू सिस्टम का होना जरूरी है, तो वो तो सभी जगह पे रहेगा। तो रिवेन्यू सिस्टम इल्तुतमिश से लेकर के अंत तक चलेगा, कहाँ तक? इब्राहिम लोदी तक, राइट। तो एक रिवेन्यू का सिस्टम तो होता ही है, और रिवेन्यू सिस्टम यदि नहीं हो तो मिलिट्री का सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि फिर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो रिवेन्यू सिस्टम के लिए एक अधिकारी भी होगा, उसके अंतर्गत कितना टैक्स लगता है या कौन कौन से अधिकारी होंगे, सेंट्रल के लेवल पे या फिर आप कह सकते हैं परगना के लेवल पे, गांव के लेवल पे कौन कौन रिवेन्यू ऑफिसर होगा, ये सब अलग अलग होंगे, अलग अलग सबका नाम भी होगा, ठीक। तो एक रिवेन्यू का डिपार्टमेंट होगा जो यूनिवर्सल है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट होगा जो यूनिवर्सल है। उसके अलावा और क्या डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध, जैसे अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से इस समय भी एक डिपार्टमेंट होगा। क्या होगा, कौन से अधिकारी होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह 3-4 तरह के जो डिपार्टमेंट है वो सभी जगह पे चलेगा, इल्तुतमिश के दौर में भी, इब्राहिम लोदी के दौर तक, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन अलग अलग जो शासक हैं कुछ नए नए विभाग अपने लिए स्थापित किए थे, जैसे वो सिर्फ उसी के शासनकाल में था, उसके बाद वो खत्म हो गया। जैसे आप देखिए इक्तादारी व्यवस्था है, तो इल्तुतमिश के समय ही चल रहा है, इल्तुतमिश ने लाया उसको, उसके बाद बलबन ने इक्तादारी व्यवस्था का ही समापन कर दिया, ठीक। और जो तुर्काने चिहलगानी की जो व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया था, राइट। यस और नो, क्या था तुर्काने चिहलगानी, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तो इक्तादारी व्यवस्था क्या वाकई में समाप्त हो गया था? नहीं, इक्तादारी व्यवस्था मेरे ख्याल से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसका फॉर्म जो है वह चेंज हो गया था। धीरे धीरे कर करके नए नए शासक आएंगे तो इसी दिल्ली सल्तनत में ही उसका जो रूप है वो बदलता चला जाएगा, उसका रूपांतरण होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही बैकग्राउंड समझना था, तभी मज़ा आता है पढ़ने का ना। इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, तो लिख लिए होंगे ना। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था को यदि हम लोग देखें तो मुख्य तौर पे 4 स्तर पे विभाजित है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। एक तो है सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा जो होगा वह परगना के लेवल पे होगा, तीसरा जो होगा वह विलेज के लेवल पे होगा, ठीक, या शिक भी कहते हैं, शिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो यह 3 प्रकार के यानी 3 लेयर में यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था बटा हुआ होगा, ठीक। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि यदि सेंटर के लेवल पे दिल्ली सल्तनत में यदि कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी तो उसमें कौन कौन से विभाग थे, कौन कौन से अधिकारी थे, किस अधिकारी का क्या काम था, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मिटाएं इसे। लेकिन इससे पहले थोड़ा ये बेसिक तो मेरे ख्याल से ज़रूरी था। कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक
बेसिक जो चीज़ है वो इस्लामिक हिस्ट्री का, शायद उसे हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सुल्तान या फिर जितने भी जो प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बेसिक चीज़ क्या है इसको समझिए कि जब पैगंबर मोहम्मद का निधन हो जाता है, ठीक, तो उनके निधन के बाद खिलाफत व्यवस्था जो आती है, खिलाफत व्यवस्था आती है, उस व्यवस्था में टोटल जो हैं 4 खलीफा होते हैं। उस व्यवस्था में टोटल 4 खलीफा होते हैं और उस खलीफा का नाम सभी का क्या है? अबू नाम है एक का, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है और चौथे का नाम अली है। ठीक, यह 4 खलीफा मुख्य तौर पे चल करके आते हैं। तो खिलाफत क्या है? खिलाफत ज़मीन का वह भूभाग है जिस पे खलीफा शासन करते हैं। ठीक, इसीलिए वो खलीफा है और वह खिलाफत है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इक्ता जो है, इक्ता का मालिक क्या कहलाता है? इक्तादार, राइट। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इक्तादारी व्यवस्था। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने खलीफा हुए हैं, तो 4 खलीफा हुए हैं, अबू, उमर, उस्मान और अली। यह याद रखना है। और चारों का जो शासनकाल है, आप उनके शासनकाल को भी यदि लिख लें तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। 632 से लेकर 634। मुझे लगता है शायद मैं किसी लेक्चर में इसे पढ़ाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा डाउट में था कि इसे बताया जाए या नहीं बताया जाए। यदि बताया होगा तो फिर आप इसको मतलब स्किप करके आगे बढ़ करके पढ़ लेना, क्योंकि मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 634 से लेकर 644 है इनका। और उस्मान का लिख लीजिएगा, उस्मान का टाइम है 644 से 656। 656। और अली का जो समय है वो अली का समय लिखिएगा 656 से लेकर 661, 61। ये बातें सभी एडी में हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बीसी वगैरह लिख लेना। ये सारी की सारी बातें एडी में हो रही है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पैगंबर मोहम्मद के निधन के पश्चात जो खिलाफत साम्राज्य कायम हुआ उसमें टोटल कितने खलीफा हुए, तो 4 खलीफा हुए। अबू है पहले, उमर है उसके बाद, फिर तीसरे नंबर पर उस्मान है और लास्ट खलीफा जो हैं वो अली हैं। ठीक, इनके बाद अली के बाद फिर एक लड़ाई होगा, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे कर करके बदलने लगेंगी। तो अबू का टाइम याद हो गया 632 से 34, उमर का 34 से 44, उस्मान का 44 से 56 और अली का 56 से लेकर 61। और 6 कॉमन है सभी में, तो 6 को तो याद रखना ही है, बाकी सब सेकंड डिजिट वाला यानी वहाँ से आप याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखिएगा। अभी हम लोग सेंट्रल वाले में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक बात कर रहे हैं अभी, इसको आप समझ लीजिएगा तो फिर उसको आप थोड़ा ज़्यादा समझ पाइएगा। लिखिए, अली के खलीफा बनने के पश्चात, लिखते चलिएगा, अली के खलीफा बनने के पश्चात सीरिया को छोड़कर अन्य सभी ने अली को खलीफा स्वीकार कर लिया। अली जब खलीफा बने तो अली के खलीफा बनने के पश्चात अली को जितने भी उस समय के कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, उन लोगों ने अली को खलीफा के तौर पे स्वीकार कर लिया, लेकिन सीरिया ने स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो सीरिया को छोड़कर अन्य सभी ने अली को खलीफा स्वीकार कर लिया। और उस समय सीरिया का जो गवर्नर है, गवर्नर का मतलब क्या, जो उस समय का सीरिया का जो हेड है, ऐसे लिखिए, तो वह क्या है, उसका नाम है मुआविया। लिखिए, उस समय सीरिया का गवर्नर मुआविया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुआविया और अली के जो सिपाही हैं या फिर जो अली के मानने वाले लोग हैं और मुआविया के जो मानने वाले लोग हैं उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, कॉमन सी बात है। ठीक, तो लिखिए, अली और मुआविया के सिपाहियों के बीच उत्तरी मेसोपोटामिया के सिफिन नामक जगह, यहाँ देख लीजिएगा, सिफिन नामक जगह पर 657 में, ठीक है, क्योंकि 656 में अली खलीफा बन रहे हैं तो लड़ाई उड़ाई माहौल बनने में 1 साल लगेगा ना, तो 657 एडी में, ठीक, 657 एडी में उत्तरी मेसोपोटामिया, नॉर्थ मेसोपोटामिया के पास एक जगह है जिसका नाम है सिफिन। वहाँ पर अली के जो अनुयायी हैं और मुआविया के जो मानने वाले लोग हैं
उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो लड़ाई होती है तो उसमें कौन जीतता है बताओ? लिखिएगा 657 ईस्वी में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जिन लोगों ने अली को अपना समर्थन प्रदान किया, इस लड़ाई में जिन लोगों ने अली को, ध्यान रखिएगा यहीं से एक नया फैक्ट आपके पास जा रहा है। सिफिन में जो लड़ाई हो रहा है 657 में, इस लड़ाई में अली के जो समर्थक थे, अली को जिन्होंने समर्थन किया, उन्हीं को शिया कहा गया। आज देखते हो मुसलमानों के दो बड़े कम्युनिटी हैं, शिया और सुन्नी। उसके बाद फिर अलग अलग कम्युनिटी है, लेकिन सामान्य तौर पे पूरे दुनिया में मुस्लिम जो हैं वो दो पंथ में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। तो यहाँ पर जो सिफिन में लड़ाई हो रहा है उसमें अली के जो समर्थन देने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? शिया लोग हैं, ठीक। और बाकी जो इनके अगेंस्ट वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? सुन्नी कहला जाएंगे। अपने आप ही मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, तो लिख लीजिएगा। शिया का मतलब क्या होता है? शिया का मतलब दल होता है। शिया का मतलब दल या पक्ष, एक पार्टी टाइप से, ठीक, क्लियर है। और बाकी को और लिखिएगा कि बाकी अली के समर्थक के अलावा बाकी जो लोग इस लड़ाई में शामिल थे उन तमाम सारे लोगों को सुन्नी कहा गया। उसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, 661 एडी में 661 एडी में अली की हत्या कर दी गई और मुआविया ने एक नई राजवंश की स्थापना की जिसे उमैयद खिलाफत कहा गया, ठीक, क्लियर है। तो आपसे कोई पूछे कि उमैयद खिलाफत कब बना, तो 661 में। शिया और सुन्नी कहाँ से चल करके आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये भी चीज़ क्लियर हुआ। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे, तो लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा आपको मतलब हेल्प मिला होगा, क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। तो 661 एडी में क्या हुआ? मुआविया ने किसकी हत्या कर दी? अली ने, अली की। तो अली की जब हत्या हो गई तो अली के हत्या के बाद मुआविया ने अपना खिलाफत कायम किया और उसे कहा गया उमैयद खिलाफत। क्या कहा गया? उमैयद खिलाफत। लिखिएगा उमैयद खिलाफत का टाइम है 661 से लेकर 750 एडी तक। 661 से लेकर 750 एडी तक। ये हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे ना कि सुल्तान का क्या काम था, दीवाने बिजारत क्या था, तो उसमें कुछ टर्म चल करके आएंगे यहाँ से, तब आप अचानक से आपको बाउंस कर जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ से बनाना जरूरी है, ठीक है। इसको आप मतलब फालतू मत समझिएगा, ऐसे आप लोग समझते भी नहीं हैं। तो उमैयद खिलाफत में पहला पॉइंट लिखें, लिखिएगा। अब पहला लिखिए, उमैयद खिलाफत का संस्थापक मुआविया था जो उस समय सीरिया का गवर्नर था। यहां तक क्लियर है। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, इस खिलाफत का दूसरा शासक, पहला शासक कौन हुआ? पहला शासक तो मुआविया होगा ना, पहला शासक मुआविया। और मुआविया का टाइम कब से कब तक? तो 661 से लेकर 750 तक। इसका दूसरा शासक हुआ यजीद, यजीद, ठीक, लिखिए यजीद। यजीद ने 680 से लेकर 683 तक, 680 से लेकर 683 तक शासन किया। अब देखिए इसी समय आप देखेंगे कि 712 एडी है और 712 एडी में सिंध पर अरब आक्रमण हो रहा है। तो आप जब सिंध पे अरब आक्रमण पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उस समय जो है वहाँ का खलीफा, कहाँ का? इधर का जो है मुस्लिम कंट्री से जो लोग जा रहे हैं, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जा रहा है आक्रमण के लिए, तो यहाँ पे सीरिया का गवर्नर कौन है? मुआविया। तो मुआविया ने ही उसे भेजा था। ये चीज़ समझ में आ रहा है बात, लिंक कैसे हो रहा है? क्योंकि 661 से लेकर 750 तक यदि यही है और बाकी अबू उमर उस्मान अली तो चले गए, तो इसी के आदेशानुसार वो जाएगा। और 712 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्लियर ना हो तो मत पढ़ा करो। तो यजीद का टाइम क्या है? 680 से लेकर 683 एडी, ठीक। अगला लिखिएगा 680 ईस्वी में यानी 680 एडी में यजीद तथा हुसैन, लिखिए 680 एडी जो है इस्लामिक हिस्ट्री में भी और ऐसे हिस्ट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
क्या इंपॉर्टेंट है भाई, 680 एडी में क्या हुआ कि यजीद और पैगंबर साहब के वंशज बचे हुए थे, ठीक। तो उनकी बेटी का बेटा यानी कौन, पैगंबर साहब का नाती, जिसे नवासा कहा गया, नवासे, नाती समझते हो ना, नाती नाती नहीं समझते हो, समझते ही होगे, ठीक। तो इनके बीच में लड़ाई हुई, किनके, यजीद और पैगंबर साहब के नाती के बीच में लड़ाई हुई। और पैगंबर साहब के नाती तो मैंने बोल दिया, लेकिन इनका नाम क्या है, इनका नाम है हुसैन। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई का जो प्लेस है उसे करबला कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है, ठीक। तो करबला में लड़ाई होता है, करबला को ही क्या कहा गया, कूफा, कूफा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कहीं पे करबला मिलेगा, कहीं पे कूफा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, अब से नहीं करना, ठीक। तो कब लड़ाई हुआ, 680 एडी में, किनके किनके बीच, यजीद और पैगंबर साहब के नाती हुसैन के बीच में। इस लड़ाई में हुसैन की हत्या कर दी जाती है, ठीक, हुसैन की हत्या कर दी जाती है, हुसैन यहाँ पे नहीं रहे, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर 657 में जो लड़ाई हुआ उसमें से शिया और सुन्नी निकल करके आए, क्यों, यहाँ पर अली की हत्या कर दी गई थी 661 में, और यहाँ पर 680 एडी में यहाँ पर हुसैन की हत्या कर दी गई। और हुसैन कौन है, पैगंबर साहब के नवासे हैं, नाती हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं एक एक करके, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, मजा लेकर के पढ़ना है, मजा लेकर के ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर पता चलेगा हिस्ट्री याद ही नहीं हो पाया कभी। क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था इस बीच में, क्योंकि क्लास तो नहीं ले रहे थे लेकिन कुछ स्टूडेंट संपर्क में थे, तो उन्होंने पूछा था, एक सवाल उनका यह था कि मतलब याद करते हैं तो भूल जाते हैं, इस टाइप से, है ना। तो ये थ्योरी ऐसे काम करता है ना कि आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे ना तो निश्चित समय के बाद आप भूल भी जाओगे, और तुम भूलोगे उसको इसीलिए क्योंकि तुमने उसे याद किया है, ठीक। जैसे पिताजी का नाम कोई याद नहीं करता, पिताजी का नाम कोई भूलता है, नहीं भूलता है। डेली रटते हैं क्या, नहीं रटते हैं। ये आप किसी से बात करते हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसका नाम रटते हो क्या बैठ करके कि इसका नाम यह है, इसकी दीदी इस कॉलेज में पढ़ती है, नहीं रटते नहीं हो, लेकिन याद हो जाता है। तो जहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे तो भूलना स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए याद करने की कोशिश नहीं करना, उसको महसूस कर लो, उसके साथ जीना सीख लो, मतलब ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। उमैयद खिलाफत का अगला शासक लिखिएगा, अंतिम शासक जिसका नाम है मरवान, जिसका नाम लिखिएगा मरवान सेकंड। उमैयद खिलाफत का अंतिम शासक मरवान सेकंड था। आगे लिखिएगा 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में मरवान सेकंड तथा अबुल अब्बास अल सफ़ा, अबू अब्बास अल सफ़ा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मरवान सेकंड मारा गया तथा अबुल अब्बास ने एक नया खिलाफत कायम किया, एक नया खिलाफत साम्राज्य को स्थापित किया, जिसे अब्बासी खिलाफत के नाम से जाना गया, जिसे अब्बासी खिलाफत के नाम से जाना गया, ठीक है, क्लियर है। तो 750 में क्या आएगा, अब्बासी खिलाफत। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक। तो लिखिएगा अब्बासी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत का टाइम क्या होगा, 750 से लेकर 1258 1258 एडी तक इसका जो है वह शासनकाल या फिर इसका जो है टाइम पीरियड रहेगा, ठीक। अब अब्बासी खिलाफत में पहला पॉइंट लिखिए, अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद थी। बगदाद सुने होंगे, बगदाद बहुत मतलब
लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत जगह है, पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ। लिखिएगा अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद थी। कहाँ? बगदाद। इसी में लिखिएगा जबकि उमैयद खिलाफत जो थी उसकी राजधानी दमिश्क थी। दमिश्क, आप नाम सुने, आप तो हिस्ट्री पढ़ते हो तो ज्योग्राफी भी पढ़ते ही होंगे, तो दमिश्क नहीं कैसे सुने होंगे। लिखिएगा अगला पॉइंट, 1258 ईस्वी में चंगेज खां का पौत्र 1258 ईस्वी में चंगेज खां का पौत्र हलाकू के हाथों अब्बासी खलीफा मुस्तासिम को या मुस्तासिम की हत्या कर दी गई या मुस्तासिम को मार दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, खलीफा के हत्या के तत्पश्चात, यानी कौन खलीफा? अब्बासी खिलाफत का जो 1258 में जो खलीफा है उसका नाम मुस्तासिम है, और उसी समय चंगेज खां का पौत्र जिसका नाम हलाकू है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होता है और हलाकू मुस्तासिम की हत्या कर देता है। तो जब खलीफा की हत्या हो जाती है उसके बाद जितने भी इस्लामिक राज्य हैं वहाँ पर जो भी मजबूत व्यक्ति है अपने हिसाब से एक नए डायनेस्टी का स्थापना कर लेता है। ठीक, यह बिल्कुल वैसे ही घटना है जैसे ही यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक कमज़ोर पड़ते हैं तो वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली जाती है। ठीक, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा मिलकर। उसी तरीके से हर दौर में रहा। जैसे यहाँ पर कोई शासन कर रहा है, बंगाल में किसी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, फिर जौनपुर में किसी ने सरकी वंश की स्थापना कर ली। किसने किया था वैसे जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना? यह आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो, अब्बासी खिलाफत का अंतिम खलीफा मुस्तासिम है, तो उसकी हत्या कर दी गई। तो इस्लामिक स्टेट हैं जितने भी, तो उसमें अब कोई चूंकि मालिक रहा ही नहीं, तो मालिक नहीं रहेगा तो जो भी छोटा छोटा मालिक है अपने आप को उस एरिया का मालिक घोषित कर लेगा। तो इसमें नए नए डायनेस्टी चल करके आते हैं। तो कुछ डायनेस्टी हैं जिसका नाम आपको लिखना चाहिए, याद करना चाहिए। लिखिएगा कि जैसे ही मुस्तासिम की हत्या हुई वैसे ही इस्लामिक राज्य में या इस्लामिक राज्यों में अलग अलग वंश के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित या फिर स्वतंत्र राज्य का दर्जा ले लिया। जैसे स्पेन का रुमैया वंश, स्पेन का रुमैया डायनेस्टी। उसके बाद आगे लिखिएगा मिस्र का फातमी वंश। उसके बाद अगला लिखिएगा बगदाद का अब्बासी। अब ये वाला अब्बासी नहीं, ठीक है, ये वाला तो चला ही गया, एक इसी का सब पार्ट। ठीक, इसी का सब पार्ट। आगे लिखिएगा बगदाद के खलीफा ने इस्लामिक राज्यों के बीच एकता स्थापित करने के लिए, इस्लामिक राज्यों के बीच, चूंकि अब यहाँ पे मुस्तासिम था वो मारा गया, तो किसी को मारेंगे तो अचानक से तो खत्म होगा नहीं, तो कोई उसका छोटा मोटा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो अपने आप को बड़ा ही समझेगा। जैसे बहादुर शाह जफर उस दौर के हैं, ठीक, क्योंकि उसका तो बड़ा सा साम्राज्य शुरू से रहा है। तो यह कोशिश करेगा कि जहाँ जहाँ पे लोग स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं अपने आप को, उन सभी को आपस में कनेक्ट किया जाए। ठीक, फिर से एक एकता बनाया जाए और फिर से उस खिलाफत को कायम किया जाए। तो लिखिएगा बगदाद के खलीफा ने इस्लामिक राज्यों के बीच एकता स्थापित करने के लिए मुस्लिम प्रांत के गवर्नरों के पास वैधानिक रूप से शासन करने के लिए एक सनद पत्र अथवा मंसूर पत्र भेजा। सनद पत्र, इसी को मंसूर पत्र भी, अंग्रेजी में इन्वेस्टर। यह एक लेटर है। यह लेटर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप देखते थे खलीफा यहाँ से भेजते थे किसको, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को, कि मैंने बाध्यता दे दिया कि अब तुम सुल्तान बन सकते हो और शासन कर सकते हो। तो बगदाद के खलीफा के पास ताकत ही नहीं रहा, तब यहाँ पे चूंकि सब लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, तो इसने कहा कि देखो ऐसा है
कि मैं तुम लोग के जो जितना भी जहाँ पे तुम शासन कर रहे हो, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए हो, उसके लिए तुमको एक लेटर साइन करना पड़ेगा और मैं तुमको एक पत्र भेज रहा हूँ, उस पत्र के ऊपर तुम्हें साइन करना है और मैं तुम्हारे राज्य को वैधता प्रदान करता हूँ कि तुम वहाँ पर शासन कर सकते हो। राइट। अब इसी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। इसी में यहाँ पर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश भी है। ठीक, क्योंकि 1258 में हत्या हो गई है, तो 1258 में जब हत्या हो जाएगी और 1206 में अपने यहाँ दिल्ली सल्तनत भी चलने लगा, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक भी चल गया, तो 1210 से लेकर के 1290 के बीच में क्या रहेगा, कौन रहेगा बताओ। यह गुलाम डायनेस्टी का फेज है, तो इसमें इल्तुतमिश इल्तुतमिश और तमाम सारे लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक, तो इसी में से एक जो सनद पत्र है ना, वह भारत में भी भेजा जाता है, इसलिए देखोगे कि यहाँ पर भी इल्तुतमिश को वैधता मिल जाती है। ठीक, क्लियर है, नहीं क्लियर है? इल्तुतमिश कह रहा हूँ मैं, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश को तो वैधता मिलती ही है, लेकिन इल्तुतमिश को वैधता कब मिलती है, मुस्तासिम के समय, इससे पहले ही मिल जा रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश का टाइम कब से कब है बताइए। मेरे ख्याल से 1210 या 11 से लेकर 36 होना चाहिए, है ना। 36 से 40 तो चूँकि वो फिर रजिया सुल्तान आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक यह इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, सनद या मंसूर पत्र का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, और ऐसा क्यों किया गया ये भी समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने मन से किया, मजबूरी ही था, अब क्या कर सकता था। ठीक, आगे लिखिएगा। सैद्धांतिक तौर पे, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों को यदि बेस माना जाए तो सैद्धांतिक तौर पे खलीफा जो होता था वह सांसारिक और धार्मिक प्रधान होता था किसी भी इस्लामिक राज्य का। चाहे वो दिल्ली सल्तनत में ही आए, तो दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों ने चूँकि यहाँ पे डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। नो डाउट उनके साम्राज्य में सभी धर्म के लोग थे, लेकिन राज्य और स्टेट तो वही थे, उसी रिलीजन का ही था, वही शासक था। ठीक, कौन, मुस्लिम के बारे में बात हो रही है, तो शासक तो वही थे। राइट, तो उसे भी खलीफा अपने इस्लामिक राज्य के तौर पे उसको देखेंगे। तो लिखिएगा कि उस राज्य का सांसारिक और धार्मिक प्रधान जो होता था वह खलीफा होता था। ठीक, कहीं का भी रहे खलीफा ही होता था उस दौर में, याद रखिएगा। लेकिन उसका जो प्रशासनिक हेड है या फिर राजस्व का जो हेड है वह सुल्तान हुआ करता था। ठीक, और वह सुल्तान हुआ करता था। यहीं पे कॉन्सेप्ट छूट गया, उसको लिख लीजिए कि जब बगदाद के खलीफा ने अब तमाम सारे इस्लामिक राज्य के गवर्नरों को सनद या मंसूर पत्र देने की घोषणा की थी, तो उसमें से जिन जिन गवर्नरों ने सनद पत्र या मंसूर पत्र को स्वीकार किया उसे सुल्तान कहा गया। और सुल्तान जिस हिस्से पर शासन करेगा, जमीन के जिस भूभाग पर शासन करेगा, उसे सल्तनत कहा जाएगा, इसलिए वो दिल्ली सल्तनत है। राइट, क्लियर है। जैसे खलीफा जिस हिस्से पे शासन करेगा उसे खिलाफत कहा जाएगा, तो सुल्तान जिस हिस्से पे शासन करेगा उसे सल्तनत कहा जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है ना। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, यहाँ तक पॉइंट लिखिएगा। सुल्तान सामान्यतः व्यावहारिक तौर पे खलीफा से स्वतंत्र होता था। ठीक, और दूसरा पॉइंट, कोई भी सुल्तान खलीफा के प्रति 100% उत्तरदायी नहीं होता था। और कई सुल्तानों ने तो खलीफा से बात ही करना नहीं समझा उचित, कि क्यों बात करेंगे जब शासन ही मुझे करना, रिवेन्यू मुझे कलेक्ट करना, लड़ूंगा मैं, सब कुछ करूंगा मैं, तो आपकी वैधता क्यों लूँ। ये वही वाला बात है, जैसे पंडित जी को क्यों बुलाया राज्याभिषेक के लिए, लड़े तो हम थे, जीते भी हम थे, खर्च भी हमने किया, तमाम सारा चीज़ हमने किया, लेकिन जब राज्याभिषेक होगा तो फिर आपको क्यों बुलाएं हम, क्या वैधता प्रदान करने के लिए। तो इसी तरीके का कुछ दिल्ली सल्तनत में भी कुछ मतलब ऐसे शासक हुए, ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने खलीफा की मंजूरी लेना जो है वो उचित नहीं समझा। आप जानते होंगे कई लोगों का नाम, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने उनके बारे में बताया भी था। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इसको यहीं तक रोकते हैं और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन यह सब प्रशासनिक व्यवस्था में ही चल रहा है। हेडिंग क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, और इसमें सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बेस बन रहा है।
और जब बेस बन जाएगा तो उसके बाद जब हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो वहाँ पे कोई नए नए शब्द आएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह कॉन्सेप्ट वहाँ से चल करके आया है और कब चल करके आया है, या फिर कौन कैसे क्या कब हो रहा था, ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आएंगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे सुल्तान है, खलीफा का भी नाम आता है, जैसे उसमें कई तरह के विभाग हैं, दीवाने वजारत है, दीवाने रसालत है, फिर सैन्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आपको मदद मिला होगा और इस वीडियो को अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम लोग क्लास डेली ही करेंगे, सप्ताह में कम से कम तो 3 लेक्चर तो करेंगे ही हम लोग। और चूँकि चैनल पे बहुत कम सारे साथी जुड़ रहे हैं, नए साथी, तो मुझे लगता है कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय से, तो उनको तो कम से कम आपको मेरे चैनल के साथ जोड़ना ही चाहिए। यह आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम लोग के साथ मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप लोग यदि अपने तरफ से 5 या 10 बच्चों को भी जोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, आप अपने तरफ से बस 10 बच्चों को जोड़िए चैनल पे, ताकि उन्हें भी हमारी मदद मिल सके और मुझे भी उनकी मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए।